ग्रीटिंग्स ऑफ द डे डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अ ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। द टाइटल ऑफ द पोएम इज द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। पोएम को स्टार्ट करने से पहले लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ। और ये जो पोएम है आपकी, ये बीए माइनर इंग्लिश के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज अ नेचर पोइट। इनके बारे में जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि ये प्रकृति के बारे में लिखते थे। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक पोइट बेस्ट नोन फॉर हिज नेचर इंस्पायर्ड पोइट्री एंड हिज रोल इन लॉन्चिंग द रोमांटिक मूवमेंट इन लिटरेचर। रोमांटिक मूवमेंट के पायनियर पोइट थे ये। अलॉन्ग विद कॉलरिज ही co-authored लिरिकल बैलेड्स। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है रोमांटिक मूवमेंट का, लिरिकल बैलेड्स। सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ मिलकर इन्होंने लिखा था ये, और इसमें नेचुरल वर्ल्ड की ब्यूटी के बारे में इन्होंने लिखा है सारा। हिज मैग्नम ऑपस होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है, वो है द प्रिल्यूड। ये ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है एक्सप्लोरिंग हिज फिलोसॉफिकल एंड पोइटिक डेवलपमेंट। वर्ड्सवर्थ बिकेम पोइट लॉरिएट ऑफ ब्रिटेन इन 1843, और इनका जो इन्फ्लुएंस था फॉर हिज फोकस ऑन नेचर, इमोशन एंड इंडिविजुअल्स कनेक्शन टू द वर्ल्ड, ये हमेशा चलता रहा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर पोएम जो आपके सिलेबस में है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये पोएम भी नेचर पोएम है, सोनेट है, 14 लाइन्स की पोएम है। इट वॉज रिटन इन अर्ली 19th century during the Romantic era. The poem criticizes the growing materialism and industrialization of society. ये पोएम तब लिखी गई जब मटीरियलिज्म और इंडस्ट्रियलिज्म बहुत ज़्यादा फैल रहा था। लोग बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे भाग रहे थे, इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हो रही थी सोसाइटी में, और लोग जो हैं वो नेचर से दूर हो गए थे। पीपल वर ऑब्सेस्ड विद देयर वेल्थ। इनको केवल धन, दौलत, प्रोग्रेस, यही सब कुछ चाहिए था। पीपल वर जस्ट डिसकनेक्टेड फ्रॉम नेचर। वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेसेस हिज फ्रस्ट्रेशन with this loss of spiritual and emotional connection to the natural world, even wishing he were a pagan so he would better appreciate nature's divine beauty. और वर्ड्सवर्थ इस सब चीज़ को देख के, इस माहौल को देख के कि आदमी ऐसा हो गया है कि नेचर को देख ही नहीं रहा जो उसकी अपनी है, तो ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। और इनको लगा कि ये तो काश एक पैगान होते। पैगान होता है प्रकृति के पुजारी, प्रकृति को पूजा करने वाले, ताकि ये नेचर को अप्रिशिएट कर पाते। द पोएम रिफ्लेक्ट्स द रोमांटिक आइडियल्स ऑफ रेवरेंस फॉर नेचर, रिस्पेक्ट फॉर नेचर एंड क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। कि जो आधुनिक सभ्यता है उसमें इंसान एक पैसों के पीछे भाग रहा है, करियर के पीछे भाग रहा है और नेचर को बिल्कुल भूल गया है। तो वर्ड्सवर्थ इसके खिलाफ थे, और इस पोएम में हमें ये अच्छे से नज़र आएगा। Now let us discuss this poem stanza wise. First 4 lines. The world is too much with us, late and soon, getting and spending, we lay waste our powers, little we see in nature that is ours, we have given our hearts away, a sordid boon. Beautiful lines. First line, the world is too much with us, late and soon. The speaker suggests that people are overly preoccupied with worldly concerns. बहुत लोग सांसारिक हो गए हैं, भौतिकवादी हो गए हैं। लेट एंड सून का मतलब बोथ इन प्रेजेंट एंड इन फ्यूचर। सून होता है आने वाले टाइम में। तो इंसान जो है वो केवल और केवल एक सांसारिक गतिविधियों में घुस गया है, लिप्त हो गया है। द वर्ल्ड रेफर्स टू मटीरियलिज्म, इंडस्ट्री, सोसाइटल डिस्ट्रैक्शंस। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। हम बहुत ज़्यादा सांसारिक हो गए हैं आज के टाइम में भी, और आने वाले टाइम में भी वर्ड्सवर्थ को लगता है कि ऐसा ही टाइम रहेगा, बोथ इन द प्रेजेंट एंड इन द फ्यूचर। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पावर्स। सोसाइटी इज ऑब्सेस्ड विद एक्वायरिंग एंड कंज्यूमिंग। गेटिंग होता है एक्वायर करना, चीज़ों को अपने पास सहेज के रखना। कंज्यूमिंग होता है स्पेंड करना। तो हम धन दौलत को अपने पास स्टोर कर रहे हैं, पैसे को खर्च कर रहे हैं। हम एक मटेरियलिस्टिक बन गए हैं, पैसों की भाग दौड़ में लगे हुए हैं। वी ले वेस्ट आवर पावर्स, और जो हमारी पावर है, जो एनर्जी है, हम उसको पूरा का पूरा एक मटेरियलिस्टिक
दौड़ में उसको पूरा वेस्ट कर रहे हैं। अपने पोटेंशियल को, अपनी एनर्जी को हम अच्छी जगह पे फोकस नहीं कर रहे हैं। नेचर के जो कनेक्शन है उसको तो हम भूल गए और हम केवल एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ इस एनर्जी को पूरा हमने चैनलाइज कर दिया है और हमारा जो नेचर की तरफ कनेक्शन था वो कम हो गया है। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्ट्स। बहुत सिंपल है, हम नेचर को देखते ही नहीं, बहुत कम उसको देखते हैं जो हमारी अपनी है। पीपल फेल टू रिकोगनाइज देयर बॉन्ड विद नेचर, फीलिंग वेरी अवे फ्रॉम इट, एलिनेटेड फ्रॉम इट। Instead of appreciating natural beauty, they remain focused on artificial pursuits. एक जो बेकार की भागदौड़ है उनकी तरफ हमारा ज़्यादा फोकस है, नेचर को हम सराहना भूल गए हैं। We have given our hearts away. हमने जो अपना दिल है वो बहुत दूर कर दिया है नेचर से और ये बहुत शेमफुल है। सॉर्डिड बून जो है एक ऑक्सीमोरॉन है। सॉर्डिड होता है जो बहुत ख़राब चीज़ होती है, बून होता है आशीर्वाद, क्योंकि ये बहुत बुरा सा आशीर्वाद है कि हम नेचर से अपना कनेक्शन तोड़ बैठे हैं। दीज वर द 4 लाइन्स, जो स्टार्टिंग की 4 लाइनें थी, समझ में आ गई होंगी। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट स्टैंजा। This sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are upgathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. It moves us not. बहुत सुंदर लाइन्स हैं। The sea that bears her bosom to the moon. The poet personifies the sea, portraying it as a woman exposing herself to the moon. ये एक इमेज है, इसमें जो सी है इसका पर्सोनिफिकेशन किया है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब मानवीकरण। जो सी है वो उसको एक लिविंग थिंग की तरह से दिखा रखा है। दैट बेयर्स हर बॉजम टू द मून। जब एक समुद्र है, जब चांद की रोशनी उस पर पड़ती है, उसके सीने पर पड़ती है, बॉजम होता है सीना। दिस इमेज एम्फेसाइजेज द सीज ओपननेस एंड हार्मनी विद नेचर, कॉन्ट्रास्टिंग विद ह्यूमैनिटीज डिटैचमेंट। कि वो एक बहुत सुंदर सा सीन बनता है, बहुत प्यारा एक दृश्य बनता है जब समुद्र के ऊपर चांद की परछाई पड़ती है। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स। यहाँ पे एक विंड का सीन दिखा रखा है कि जब विंड है वो जब पूरा का पूरा एक्टिव रहती है, जब हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं तो लोग उनको भी नहीं देखते। नेचुरल ये भी एक पूरा बहुत सुंदर सीन है, इमेजरी है। एंड आर अप गैदर्ड नाउ स्लीपिंग फ्लावर्स। जो आंधियाँ बहुत तेज़ चल रही थी वो अब बिल्कुल शांत हो गई हैं। जैसे एक फ्लावर्स होते हैं जो बिल्कुल शांत से बैठे होते हैं जब हवा नहीं चलती, उसी तरीके से जो विंड्स हैं दे आर कंपेयर्ड टू फ्लावर्स एट रेस्ट। This contrast shows the changing yet beautiful rhythm of nature which people ignore. कि जो नेचर है वो चेंज होती रहती है, कभी हवाएं चल रही हैं, कभी शांत हो गई है, समुद्र के अंदर चांद की जो इमेज आ रही है, ये सभी एक चेंजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर हैं एंड पीपल इग्नोर देम। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। जितने भी ऊपर ये सीन्स हैं, सारी हवाओं के, फूलों के, समुद्र के, चांद के, इन सभी चीज़ों के लिए वी आर आउट ऑफ ट्यून। वी ऑल आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम नेचर्स हारमनी। हम लोग इनको नहीं देखते हैं। नाउ द लास्ट लाइन्स। ग्रेट गॉड, I would rather be a pagan, suckled in a creed outworn, so might I, standing on this pleasantly, have glimpses that would make me less forlorn, have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow his wreathed horn. In this stanza, Wordsworth expresses his frustration with humanity's disconnect from nature and wishes for a different perspective that would allow him to appreciate the natural world more deeply. अब वर्ड्सवर्थ एक विश करते हैं। वो क्या कहते हैं कि भगवान, इससे अच्छा तो मैं एक पैगान बन जाता। पैगान का मतलब होता है जो पुरानी चीज़ों को वर्शिप करने वाले, नेचर को वर्शिप करने वाले, जो नेचुरल गॉड्स हैं हमारे, जब हम उनको वर्शिप करते हैं तो वो एक पैगानिज्म होता है। which allows anyone to appreciate the beauty of the natural world. अब वो कहते हैं कि काश मैं एक पैगान बन जाता और एक पुराने से धर्म में, क्रीड होता है रिलीजन, आउटवॉर्न होता है आउटडेटेड, बहुत पुराना,
ताकि मैं एक पुराने धर्म में वापस लौट जाता जहाँ पे नेचर की पूजा की जाती थी। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंटली, ताकि मैं जब पैगान बन जाता वापस से तो मैं, ली होता है ग्रास लैंड, बहुत बड़ा घास का मैदान, वहाँ पे खड़ा होता और दूर तक नज़ारे देखता और नेचर के साथ कनेक्टेड फील करता। हैव ग्लिम्पसेस, ग्लिम्पसेस का मतलब नज़ारे, दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, और मैं उस घास के मैदान पे खड़ा होकर ऐसे नज़ारे देखता जिससे मुझे उदासी नहीं आती। फॉरलॉर्न होता है उदास फील करना। मैं नेचर को देखता बहुत दूर दूर तक और उस नज़ारों को देखकर मुझे खुशियाँ मिलती, मैं वापस से नेचर के साथ कनेक्टेड फील करता। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, प्रोटियस होता है समुद्र का भगवान ग्रीक मिथोलॉजी में, और मैं उस टाइम जब पैगान बन जाता, नेचर के करीब रहता, तो मैं प्रोटियस को देखता समुद्र से बाहर निकलते हुए। वो बहुत एक सुंदर नज़ारा होता है और मैं नेचर के साथ फिर से कनेक्टेड फील करता, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाता। और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेदर्ड हॉर्न, ट्राइटन एक और समुद्र का भगवान है, और वो जो है ट्राइटन की इमेज जो वर्ड्सवर्थ ने दिखाई है वो क्या है, उनके हाथ में हॉर्न है, हॉर्न का मतलब शंख, रेडेड होता है पूरा इंसर्कल्ड होना, ट्विस्टेड हॉर्न, उनके हाथ में पूरा एक शंख है, ट्राइटन उस शंख को बजा रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं पैगान बन के ऐसी ऐसी चीज़ें देखता जिससे मुझे उदासी कभी नहीं आती। मैं प्रोटियस को देखता समुद्र से राइज करते हुए, मैं ट्राइटन को देखता अपना शंख बजाते हुए, और वो नेचर के साथ फिर से कनेक्टेड फील करते। पोएम का कंक्लूजन यही रहेगा, वर्ड्सवर्थ criticizes इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मटेरियलिज्म, वो इस भौतिकवादी संसार की इस चीज़ को पसंद नहीं करते और वो चाहते थे कि ह्यूमन बींग्स का नेचुरल कनेक्शन, जो नेचर के साथ कनेक्शन है, वो बना रहे, वो एक स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करे नेचर के साथ। ही एक्सप्रेसेस अ डिज़ायर फॉर अ टाइम व्हेन नेचर वॉज रेवर्ड, वो चाहते थे कि वो जो टाइम था जब नेचर को पूजा जाता था तो वो वापस आ जाए, चाहे वो आउटडेटेड था, चाहे वो पुराना था, लेकिन वो उसी में विश्वास करते थे। Through vivid imagery and passionate language, the poem conveys a strong romantic ideal, the deep intrinsic value of the natural world. पूरी पोएम में नेचर की वर्शिप की गई है, नेचर के साथ एक कनेक्शन को दिखाया गया है, और यही वर्ड्सवर्थ थे। He was one of the best nature poets ever in the English literature. I hope ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। Thank you so much for watching the channel. Thank you. Have a nice day.